तो very grand welcome to all of you and Polityhood मैराथन सेशन हेल्डिंग ऑन 2 अगस्त। ठीक है, आज 2 अगस्त है और आज हम लोग मैराथन सेशन को लेकर आए हैं और शायद ये मेरा आपके साथ फर्स्ट मैराथन सेशन है। हालांकि हम लोगों ने पहले बहुत सारी क्लासेस की है, बट आज आप लोगों को एक अलग सी फीलिंग आएगी क्योंकि आज हम लोग एक साथ सारे मिक्स टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, बुक्स हैं, उसको एक बार रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग सारी चीजों को रिवीजन करेंगे और इसके साथ साथ काफी कुछ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट ये है, आप सबों को पता होगा कि जो बच्चे CU80 PG के हैं, ठीक है, ये बिल्कुल विश्वजीत बहुत मजा आएगा रियली। तो जो बच्चे CU80 PG के हैं उनके लिए आज एक रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया था और नोटिफिकेशन ये था कि उनके लिए एग्जाम जो है वो सितंबर के महीने में होने वाले हैं। तो बी रेडी एंड आपका जो यूजीसी नेट का है वो तो एग्जाम आपका 12, 13, 14, 15 के बीच होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए बी रेडी, बी स्मार्ट, बी डेडिकेटेड, बी अवेयर एंड कीप मूविंग। आप आगे बढ़ते रहे, दिस इज ओनली एजेंडा फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट घोषित कर देते हैं। ये रिजल्ट इस बार जो टेस्ट हुआ था, हालांकि अभी तक कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन फिर भी जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है कुछ लोगों का मार्क्स काफी अच्छे आए हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे CUET PG। तो सबसे पहले स्वैग हमारे क्लास में मौजूद भी है। स्वैग आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, यू गॉट 247 मार्क्स। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू गॉट 247 मार्क्स। सेकेंड पोजिशन जो है वो ऋषभ चंद्रा जो है वो भी 246 मार्क्स, वो 246 लाए हैं। एंड शिवानी जो है उनका 229 है। ठीक है, एंड बाकी लोग विश्वजीत, प्रतिभा, अशरफ, हर्ष, स्तुति, ये सारे लोगों ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। लेट्स कम ऑन यूजीसी नेट एग्जाम। तो कल रात में ही काफी सारे बच्चों ने मैसेज करना शुरू कर दिया था, सर क्वेश्चन का लेवल काफी अलग था, बहुत अच्छा लगा टेस्ट दे के, लाइक दैट। क्योंकि हम लोगों को फीलिंग आई यस एग्जाम का मतलब ये होता है। ठीक है, तो यूजीसी नेट में मुझे देखने को मिल रहा है शिवांगी गोट द हाईएस्ट पोजीशन एंड सी स्कोर्ड 152 मार्क्स। क्योंकि ये क्वेश्चन जो था आपका यूजीसी नेट का इस बार वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका ऊपर था। इसके साथ साथ I can see second position got by Rahul, congratulations, and third by SKH. ठीक है सर, ये टेस्ट कब हुआ था? टेस्ट तो कल ही हुआ था, मैंने बार बार नोटिफिकेशन डाला है। ठीक है, एंड बाकी लोग जो है उन लोगों ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कानू, अंकिता, रोहित, विश्वजीत दोनों टेस्ट को दिए थे। ठीक है, पुनीता, अजय, रोहित, बाकी लोगों ने भी, और स्वैग ने यूजीसी नेट का भी दिया था, उनको 110 मिला है। चलिए, तो ये था आपके लिए छोटा सा एक कल का रिजल्ट का डिक्लेरेशन। आई होप आप लोग मॉक टेस्ट देकर आप लोग काफी कुछ सीख पाए होंगे। एंड नेक्स्ट वन थिंग कि आप लोगों को अब क्वेश्चन के लेवल एंड अपने आप को और अपग्रेड करने की जरूरत होगी। ठीक है, सर मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। क्लास में ये नहीं हुआ था मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छा सर, आई वॉज मेंटली नॉट प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट बट आई स्टिल अपियर। चलिए स्वैग, ये दिस इज ऑल्सो ग्रेट। ठीक है, बट मैं ये कहूंगा, ठीक है, बट आई विल टेल कि अगर कभी ऐसा लगे सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, तो आप टेस्ट को आधे घंटे स्किप कर लीजिए, आधे घंटे 1 घंटे बाद दीजिए। ठीक है, क्योंकि टेस्ट का जो मार्क्स होता है वो आप में मोटिवेशन भरने का बहुत बड़ा काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैराथन सेशन को। मैं आपको बता दूं, मैराथन सेशन जो होंगे मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बट आज जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैं चीजों को नहीं लाया हूं। आज आपको सारी चीजें मिक्स मिलेंगी, मतलब आपको जितना सारा सिलेबस में चीजें पढ़नी है वो सारी की सारी एक जगह मिलेंगी, और सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मैं उसकी लगातार क्या क्या बात हुई अभी। राहुल देर आए तो देखिए, देर नहीं आया कीजिए, ठीक था वो मैं डिक्लेयर कर दूं, हो चुका है। एंड आई थिंक राहुल आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यू गॉट सेकंड पोजीशन इन यूजीसी नेट। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, चाय बनाने लगा था, चलिए चाय मेरे मुझे भी कभी पिलाइए। चलिए बहुत अच्छा, चाय पीते रहिए, क्लास करते रहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी, अच्छा मुझे ये चीज याद आई, राहुल ने कहा था सर आपकी क्लास चाय के जैसे लगती है। यस 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 यस। चलिए, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास को। तो आर यू रेडी? क्योंकि हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आज एक साथ, एक रिवीजन मोड, एक ग्रांड वे में रिवीजन करेंगे हम लोग सारी चीजों को। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? चल जल्दी से बता दीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड।
चलिए तो सबसे पहले चलते हैं आगे। अब देखिए काफी सारे बच्चे आज क्लास में अभी तक आए नहीं है। अभी तक 21 बच्चे 20 लोगों ने आए हैं, ठीक है। अभी तक 20 लोग आए हैं, बाकी लोग अब लेट से आएंगे तो बोलेंगे सर क्या क्या बता दिए, पता नहीं। चलिए कोई नहीं, जो सोता है वो खोता है, आप सबों को पता होगा। चलिए तो अब ये चीज डिस्कस करना था कि आप लोगों का लास्ट दिन, ठीक है, क्योंकि आप यूजीसी नेट का एग्जाम या तो फिर सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत कम टाइम बचा है, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 2 मिनट क्या करना है आपके लिए जरूरी। अब आप लोग कोई भी नया सोर्स मटेरियल, नया रीडिंग मटेरियल को यूज ना करें। द फर्स्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू, कोई भी नया सोर्स अगर कोई देता है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ के आपको कंफ्यूज करना चाहता है, तो आप कभी उसमें फंसे नहीं। हाँ आपको आता है, दैट्स ऑल ओके। अगर नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए, दैट्स ऑल, मूव अहेड, ठीक है। नेक्स्ट, आप आपको सारी की सारी पीवाईक्यूज करवा दी गई है, बट अगेन आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि एक बार फिर से आप लोग घबरा के एक बार सारी पीवाईक्यूज को कर ले। अब इसके साथ साथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज, मैं आपको रेगुलरली प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज दे रहा हूँ। इसके साथ साथ आप बाकी सोर्सेज से भी एमसीक्यूज बहुत जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ सरप्राइज टेस्ट, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए टेस्ट भी लाऊं, सरप्राइज टेस्ट। और मॉक टेस्ट जिन लोगों ने नहीं दिया है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार मॉक टेस्ट का हाल या एक बार मॉक टेस्ट का जो एक रस होता है उसको लेकर देखिए, एक बार उसको फील करके देखिए, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट जो होता है वो आपको ये फील करवाता है कि आपकी पोजीशन कहाँ है, हाउ यू आर प्रिपेयर, ठीक है। चलिए तो मॉक टेस्ट बाकी लोग अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म से, आई एम नॉट टॉकिंग कि आप मेरे ही पॉलिटीहुड से, आपने पॉलिटीहुड से अटेम्प्ट कीजिए, कहीं से भी आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद टाइम एंड ऑल। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टाइम कम पड़ जा रहा सर। नहीं, टाइम अब देखिए, टाइम जितना है उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से सारी चीजों को सुनिएगा, ठीक है, सारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा। स्वैग आई विल सी ऑन दैट। चलिए तो सबसे पहले, हु गेव द थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन एंड सोशल इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन आता है एक बार नहीं बार बार। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो अभी के अभी एक 30 सेकेंड आई एम गिविंग, गो एंड ब्रिंग कॉपी एंड पेन अपने, और चीजों को लिखना भी शुरू कर देंगे। स्लाइड में जो चीजें हैं उसको मत लिखिएगा, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उसको फटाफट लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हु गेव द थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन एंड सोशल इंजीनियरिंग, आप सबको पता है, कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने और किसकी बात की, इन्होंने एक बुक लिखी, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ठीक है। ओपन सोसाइटी कौन से, ये क्या है, आई विल एक्सप्लेन, मैं तो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए क्या है, कार्ल पॉपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखते हैं, ठीक है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ठीक है, जिसमें उन्होंने प्लेटो को, हिगल को और कार्ल मार्क्स को क्या कहा, ये खुली हुई समाज के दुश्मन है, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था, याद रखिएगा कार्ल पॉपर। इनकी और जो दूसरी बुक है वो है ऑल ऑल लाइफ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, याद रखिएगा, कार्ल पॉपर की एक और इंपॉर्टेंट बुक है ऑल लाइफ, हमारा जो जीवन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब है कि सर फॉल्सिफिकेशन क्या होता है, तो इन्होंने, कार्ल पॉपर ने ये कहा कि साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस में जो भी चीजें आज तक हुई है, हर अगला व्यक्ति आगे क्या किया है उसको गलत करने की, उसको गलत साबित करने की कोशिश की है। तो थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन यही कहता है कि जो भी साइंस में चीजें हैं उसको फॉल्सिफाई किया जा सकता है, ठीक है। और उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट, डिप्लोमेसी को किसने कहा है, क्योंकि देखिए एक चीज और, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिक्स मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी जितनी सारी चीजें आएंगी वो मिक्स रहेगी, इसलिए आपको यहाँ पे भी काफी चीजें जो है एक जगह मिक्स रहेगी, डू नॉट कंफ्यूज, ठीक है। किसने यहाँ कहा कि जो आपका वॉर है, डिस्प्यूट है, ठीक है, मुझे मेडिकल जाना है, ओके सुनीता, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। चलिए तो किसने यह कहा कि नेशनल इंटरेस्ट को पीसफुली आगे बढ़ाने में हमें डिप्लोमेसी का मदद लेना चाहिए, तो ये आपके हंस ए मॉर्गनथाउ ने कहा था, ठीक है। इनकी एक काफी इंपॉर्टेंट बुक थी, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, दिस वाज केम इन 1948, याद रखिएगा, ठीक है, 1948 में ये किताब आई थी। इसके साथ साथ मॉर्गनथाउ ने 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म दिया, ठीक है। मॉर्गनथाउ को दो थिंकर जो है वो इनको रियलिस्ट नहीं मानते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं कौन थे वो दोनों, कौन दो थिंकर थे जिन्होंने इनको रियलिस्ट नहीं माना था, जल्दी से, मैं इसके ऊपर शॉर्ट्स वीडियो बनाया हूं, आप लोग आई होप देखे भी होंगे। कौन से दो थिंकर थे, वॉल्ट थे, एक और थे, बहुत अच्छा सवाल विश्वजीत, बहुत अच्छा, एक और थिंकर थे, एक और थिंकर थे, रॉबर्ट टकर, ठीक है, बाकी लोग जिनको याद नहीं है याद रखिएगा,
रॉबर्ट टकर ने इनको रियलिस्ट नहीं माना, ठीक है। और एक और बेनो वासरमैन थे, उन्होंने क्या कहा कि मॉर्गनथाउ का जो रियलिज्म है वो फुल स्टॉप है ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट, ठीक है। बेनो वासरमैन ने क्या कहा था, ठीक है, कि रियलिज्म की जो थ्योरी है वो फुल स्टॉप है ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही आपके मॉर्गनथाउ से एक साथ काफी चीजें मैं बता रहा हूं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सर्कल ऑफ 12 स्टेट्स कौन दिए हैं, ठीक है, तो कौटिल्य ने दिया है। आप सबों को पता है कि कौटिल्य की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक थी, जल्दी से बताएं कमेंट करके, डू कमेंट फास्ट। कौन सी इंपॉर्टेंट किताब थी कौटिल्य की? वेरी गुड, अर्थशास्त्र थी, ठीक है। तो अर्थशास्त्र बुक में उन्होंने मंडल थ्योरी दिया, अर्थशास्त्र बुक में उन्होंने सप्तांगा थ्योरी दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रख सकते हैं, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और ओके, जल्दी से आप लोग ये बताइए कि उन्होंने कितने प्रकृति की बात की है टोटल, उन्होंने मंडला थ्योरी में टोटल कितने प्रकृति की बात की है, कितने स्टेट की बात की है, जल्दी से। बिल्कुल 72। स्वैग, श्रद्धा, सविता, सादीक्षा, राहुल, पटेल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो 72 स्टेट्स की बात की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है कि कौन से एक ऐसे थिंकर थे, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आई एम मूविंग अहेड। चलिए थोड़ा साफ सुथरा भी कर दिया जाए। हाँ, अब है, किसने यह कहा कि ह्यूमन बींग्स जो है वो इक्वल नहीं हो सकते, ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचुरली इनइक्वल होते हैं, या किसने प्रोपोर्शनल इक्वलिटी की बात की? तो ये आपके फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल ने इसकी बात की थी, आप सबों को पता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अरिस्टोटल, ठीक है। अरिस्टोटल की कुछ इंपॉर्टेंट किताब आप सबों को पता होगा, ठीक है, पॉलिटिक्स, ठीक है, एडोमेनियन एथिक्स, ठीक है, इसके रेटोरिक्स, और भी कई सारी इनकी इंपॉर्टेंट किताब है। Who gave the concept legitimization crisis? देखिए क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा जाता है कि लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस की किताब है वो किसने दी है? जुगन हैबरमास, ठीक है, बिल्कुल। अब आप लोग जल्दी से ये बता दीजिए कि जुगन हैबरमास जो है वो किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं? जुगन हैबरमास बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ थॉट? जल्दी से, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। चलिए राहुल लिख रहे हैं क्रिटिकल, सादीक्षा लिख रहे हैं नियो मार्क्सिस्ट, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये जो जुगन हैबरमास है इन्होंने क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, वेरी गुड, याद रखिएगा, जिनको हम लोग नियो मार्क्सिस्ट भी कहा जाता है। अदर नियो मार्क्सिस्ट कौन कौन है जल्दी से बता दें? हॉर्खहाइमर, ठीक है, जुगन हैबरमास, और कौन कौन है जल्दी से? एडोर्नो भी है, अल्थुसर भी है, हर्बर्ट मार्क्यूज भी है, जिन्होंने बुक लिखा था टू डायमेंशनल मैन, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए ये सारी चीजें। अब है कि एक इंपॉर्टेंट बुक है, आई एम मूविंग अहेड, एक इंपॉर्टेंट बुक है दिस ऑर्डर ऑफ वुमेन, ठीक है, ओके बिल्कुल, वन डायमेंशनल मैन या टू डायमेंशनल, ओके ओके, वन डायमेंशनल था, थैंक यू। इसके बाद है दिस ऑर्डर ऑफ वुमेन, ये किताब किसने लिखी थी? दिस ऑर्डर ऑफ वुमेन, तो ये किताब आपके कैरोल पैटमैन ने लिखी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि क्रिएटिव एक्सपीरियंस की बात किसने की है? हु टॉक अबाउट क्रिएटिव एक्सपीरियंस? तो क्रिएटिव एक्सपीरियंस की जो बात है ये आपके एमपी फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट ने की है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ये बताइए कि इन्होंने किस टाइप ऑफ क्या एक फेमस इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है? एमपी फॉलेट इज नोन फॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट वाज दैट? कौन सा वो कॉन्सेप्ट था जल्दी से? एमपी फॉलेट काफी इंपॉर्टेंट इनका एक कॉन्सेप्ट है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। दीक्षा लिख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, राहुल लिख रहे हैं लीडरशिप, क्या बाकी को याद नहीं आ रहा है? क्रिएटिव एक्सपीरियंस, बिल्कुल वेरी गुड, इन्होंने क्रिएटिव एक्सपीरियंस नाम की किताब लिखी थी, याद रखिएगा। ही रोट ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ठीक है। और इसमें उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को इंटीग्रेट, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका बताया था, ठीक है। यस, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की उन्होंने बात की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु रोट, देखिए एक और स्कूल ऑफ थॉट है जिसका नाम है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है। न्यू स्टेट, बिल्कुल न्यू स्टेट भी उनका एक बुक था, ठीक है, और भी बुक है उनके, ओके। एक आपका इंटरनेशनल रिलेशन में कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। इसके फादर कौन माने जाते हैं? तो अलेक्जेंडर बेंट, ठीक है, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, ठीक है, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बुक, एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट, ठीक है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? हु गिव द फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म? बिल्कुल निकोलस ऑनफ, राहुल ने सही लिखा, सिर्फ ऑनस लिखे हैं, ठीक है, बिल्कुल निकोलस ऑनफ ने ये
कॉन्सेप्ट दिया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। वर्ल्ड जो है कहीं आकाश से नहीं आया है, बल्कि हमारे समाज में रह रहे लोगों के द्वारा ही ये बनकर सामने आता है। ओके, नेक्स्ट, फादर ऑफ लिबरलिज्म कौन है? जॉन लॉक है। चलिए मैं जल्दी से पूछता हूँ बाकी के फादर, जितने माता पिता हैं सबको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन माना जाता है? जल्दी से बताएं। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जल्दी से। वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन, वेरी गुड। फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर को फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कौन माना जाता है? फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, बिल्कुल एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एरिस्टोटल को माना जाता है। ठीक है, ओके। Who is known as father of political philosophy? Father of political philosophy. Who is known as father of political philosophy? फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, बहुत अच्छे, एक लाइन से सारा आंसर आ रहा है। प्लेटो, 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 दैट्स ऑल प्लेटो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इस तरह से जितने फादर मदर वाले क्वेश्चन है वो जरूर करके आप लोग जाएंगे, क्योंकि आएगा नहीं लेकिन स्टेटमेंट में बीच में कहीं भी डाल देगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। ठीक है, ओके। हम लोग ये भी कर लेंगे कौन से लोगों ने किस टर्म को कॉइन किया था। चलिए जल्दी से अभी कर लेते हैं हम लोग। किसने एडमिनिस्ट्रेशन टर्म को कॉइन किया था? हु कॉइन्ड द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन? बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टर्म को किसने कॉइन किया था? वुड्रो विल्सन, याद रखिएगा, वुड्रो विल्सन। ओके, आइडियोलॉजी टर्म को किसने कॉइन किया था? हु कॉइन्ड द टर्म आइडियोलॉजी? जल्दी से, हु कॉइन्ड द टर्म आइडियोलॉजी? बहुत अच्छा स्वाग, डिसर्ट लिटरेसी, याद रखिएगा, डिसर्ट लिटरेसी। ठीक है, हु कॉइन्ड द फ्रेज एंड ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी? एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो फ्रेज है उसको किसने कॉइन किया था? जल्दी से देखिए, सब लोग डैनियल बेल बोलेंगे, और दिक्कत की बात यह है कि डैनियल बेल ने इसको फ्रेज को कॉइन नहीं किया था। नो 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 नो, वेरी गुड, ये सही नहीं है। अल्बर्ट का याद रखिएगा, डैनियल बेल ने इसको कहा था, ये फिलॉसफी दिया, लेकिन इस फ्रेज को सबसे पहले अल्बर्ट कामू ने यूज किया था। ठीक है, डू रिमेंबर इट, अल्बर्ट कामू, अल्बर्ट कामू। ठीक है, अल्बर्ट कामू, ALBERT KAMU। अगर क्वेश्चन ये आता है कि फ्रेज को किसने यूज किया था, ठीक है, तो वो थे आपके अल्बर्ट कामू। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ये कौन लिखे हैं? तो ये आपका माइकल फुको। ठीक है, माइकल फुको की काफी इंपॉर्टेंट बुक है, वो है आपका आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो माइकल फुको की और कौन सी किताब थी? जल्दी से आप लोग बता दें, जल्दी से, और कौन सी किताब थी माइकल फुको की? ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं? ये क्या कहते हैं? बहुत सारी चीजें इनके बारे में है। जल्दी से, जो जो आप लोग को याद आ रहा है जल्दी से लिखें, एकदम बाहर आ जानी चाहिए क्लास में। बहुत अच्छा, बिल्कुल, पोस्ट मॉडर्निस्ट है। माइडनेस ऑफ सिविलाइजेशन लिखा, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी था विश्वजीत, बहुत अच्छा। माइडनेस ऑफ सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिश, बिल्कुल रिचर्ड, डिसिप्लिन एंड पनिश, बिल्कुल, ठीक है। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और इसके साथ साथ क्या है कि इन्होंने काफी आगे बढ़ाने का काम किया पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे कॉन्सेप्ट को। जल्दी से बताएं, हु कॉइन्ड द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म? पोस्ट मॉडर्निज्म टर्म को किसने कॉइन किया था? जल्दी से, बिल्कुल, बर्थ क्लिनिक की भी इन्होंने बात की थी, बिल्कुल, लेओटॉर्ड। ठीक है, जीन फ्रैंकिस लेओटॉर्ड ने क्या किया? इन्होंने कॉइन किया था टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म, बिल्कुल। अब कौन कौन से पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर हैं? जल्दी से, Who are the post modern thinkers? दो का मैं हम लोग डिस्कस कर लिया है, लियोटॉर्ड एंड माइकल फुको। और बाकी कौन है? जल्दी से, बिल्कुल, डेरिडा है, नित्य है, बहुत अच्छा, मार्टिन हेडेगर है। ठीक है, और कौन है? वॉल्जर नहीं है, सोनल वॉल्जर नहीं है, वॉल्जर नहीं है। या जीन पॉल सार्त्रे, आपके जी एग्जिस्टेंशियलिज्म से वो कॉन्सेप्ट है। बिकॉज रिचर्ड रॉर्टी, बिल्कुल, रिचर्ड रॉर्टी जो है वो भी आपके पोस्ट मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। इको मार्क्सिस्ट कौन है? तो ये आपके जेबी फॉस्टर है। एंड इको फेमिनिस्ट कौन है? तो ये वंदना शिवा है। ये एक दो बार नहीं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आई होप आप लोग फर्स्ट स्लाइड को एंजॉय किए होंगे। लेट्स मूव अहेड। चलिए, तो अब आता है टर्म जस्टिस। जस्टिस में हमें देखने को मिलता है, जस्टिस में हमें देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन आता है, प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, किसने प्रक्रियात्मक न्याय की बात की? तो वो आपका आता है जॉन रॉल्स। ठीक है, जॉन रॉल्स ने प्रक्रियात्मक की बात की। हालांकि
ठीक है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की भी बात की थी, याद रखिएगा। जॉन रॉल्स ऑल्सो टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, स्वामित्व का न्याय। ठीक है, ये इसकी बात किसने की? तो इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, इसकी बात आपके रॉबर्ट लॉजिक करते हैं। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए, हु टॉक अबाउट रेक्टिफैक्टरी जस्टिस? रेक्टिफैक्टरी जस्टिस की बात कौन करते हैं? Who gave the notion of rectification? Aristotle. एरिस्टोटल लॉजिक करते हैं, एरिस्टोटल कहाँ है रेक्टिफैक्टरी जस्टिस में? वो नहीं है। और राहुल मार्क्स ने कौन कौन सी बुक में क्या दिया था उसको लेकर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लेंगे। ठीक है, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, मैंने पहले ही उसको बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, यस, स्वैग लिख रहे हैं, वो यूट्यूब पे है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, तो चलिए जल्दी से, तो रेक्टिफैक्टरी जस्टिस जो है वो जस्ट ट्रांसफर ऑफ एंड जस्ट एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर कॉन्सेप्ट है, जो कौन दिया है? जो रॉबर्ट नॉजिक ने दिया है। आप सबों को पता होना चाहिए, याद भी होगा कि जस्ट ट्रांसफर, अगर आप मुकेश अंबानी बन जाते हो लेकिन आप ब्लैक मनी नहीं रखते हो तो वो सारी की सारी चीजें वैलिड है। ये बात कौन कहते हैं? तो ये आपके रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं। ठीक है, आई एम अनेबल टू गेट दिस टर्म सम, यू आर सेइंग कौन सा टर्म? रेक्टिफैक्टरी जस्टिस। ठीक है, रेक्टिफैक्टरी जस्टिस, रेक्टिफाई करना, रेक्टिफिकेशन। ठीक है, वो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रॉबर्ट लॉजिक की दो इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट बुक है एनार्की स्टेट इन यूटोपिया। जल्दी से बता दीजिए किस ईयर आया था? इन विच ईयर द बुक एनार्की स्टेट इन यूटोपिया वाज पब्लिश्ड? एंड नेक्स्ट इनकी एक फेमस एसे है जिसका नाम है द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स। याद रखिएगा, द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, वेरी गुड। राहुल ने पहले लिख दिया, स्वैग ने पहले लिख दिया, बहुत अच्छा। 1974 में ये आया था आपका एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। जल्दी से बता दीजिए रॉबर्ट नॉजिक ने किनको क्रिटिक करते हुए अपना सारा थ्योरी दिया था? रॉबर्ट नॉजिक क्रिटिसाइज्ड हूम, किसको क्रिटिक किया था इन्होंने? बिल्कुल, ही क्रिटिसाइज्ड रॉल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, इन्होंने रॉल्स को क्रिटिक किया था, बहुत अच्छा। अब इसके बाद आता है लॉक से रिलेटेड। लॉक ने 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल राइट्स की बात की थी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। आप सबों को पता होगा कि लॉक क्या करते हैं, नेचुरल स्टेट के बारे में ये कहते हैं कि नेचुरल जो स्टेट था वो एकदम मस्त था, दैट मींस वहां पर सारी चीजें अच्छी चल रही थी, लोग खुश थे, खुश मिजाज से अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन बाद में हुआ क्या? जब लोग अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते करते इतना ज्यादा अपने आप को फ्री महसूस करने लगे कि लोग दूसरे की स्वतंत्रता में क्या करने लगे, बाधा डाल उत्पन्न करना शुरू कर दिया। तो इसके वजह से क्या हुआ? अब ये लोगों को समझ में आया कि हम लोग के बीच में जो अफेयर्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को टैसिट कंसेंट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, टैसिट कंसेंट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, वेरी गुड। इसके बाद ये क्वेश्चन आया है, एक्चुअली टैसिट कंसेंट एक्चुअली पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, थ्योरी ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, अमर्त्य सेन। देखिए यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, उन लोग बोल रहे हैं सर ये सारे क्वेश्चन, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया है क्लास में। जिन लोगों ने हमारी क्लास को किया होगा, A to Z चीजें मैंने क्लास में पढ़ाई है। थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, कार्ल पॉपर। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दिया है? तो इमैनुअल वॉलस्टीन। ठीक है, बिल्कुल। आइडिया ऑफ जस्टिस जो है, आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, ये सारी जो बुक है वो अमर्त्य सेन की बुक है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद देखिए काफी सारी चीजें आज मैं क्लास में लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमैनुअल वॉलस्टीन। जल्दी से बता दीजिए, पहले वर्ल्ड सिस्टम आया थ्योरी या पहले डिपेंडेंसी थ्योरी आया? पहले एजी फ्रैंक अपना फिलॉसफी दिया था या पहले इमैनुअल वॉलस्टीन ने दिया? जल्दी से, आई एम वेटिंग। डिपेंडेंसी थ्योरी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिपेंडेंसी थ्योरी पहले आया था। ठीक है, जिसमें कोर एंड पेरिफेरी की बात की थी, सैटेलाइट मॉडल। ठीक है, आई एम रिकॉलिंग, क्या था वो, विलेज सैटेलाइट मॉडल, इफ आई एम करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल, एजी फ्रैंक। ठीक है, ये था। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे, बिल्कुल, समीर अमीन भी थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये सारी चीजें। थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये भी कॉन्सेप्ट आपके एजी फ्रैंक थे। ठीक है, नीचे में लिखा हुआ है डिपेंडेंसी थ्योरी, याद रखिएगा। चलिए, तो ये सारी चीजें आपसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और कौन यहाँ से चीज पूछा जा सकता है, कौन से ऐसे थिंकर थे जिन्होंने सेमी पेरिफेरी टर्म को ऐड किया था वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में, या तो फिर ये मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में जो थ्योरी है उसमें। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए, कुछ लोग मजाक भी करना शुरू कर दिए। राहुल, अभी भी मजाक मत कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, फिर क्लास का जो इफिशियंसी है वो कम जाएगा। ठीक है, चलिए, मजाक होते रहेगा। ओके,
चलिए इसके बाद डिपेंडेंसी थ्योरी जो है एजी फ्रैंक, ठीक है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजेमनी। कल्चरल हेजेमनी की बात किसने की, हेजेमनी टर्म को किसने कॉइन किया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राहुल, सॉरी की बात नहीं है, बस ये है कि आप लोगों का ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपका जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा आपके माइंड में सारी चीजें फ्लैश उतना ज्यादा जाएगी, ठीक है। चलिए थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजेमनी, हेजेमनी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ठीक है, हेजेमनी टर्म को किसने कॉइन किया? वेरी गुड, तो ये आपके ग्रामसी है। इनकी इंपॉर्टेंट किताब याद रख सकते हैं, प्रिजन नोटबुक्स, और एक और है द मॉडर्न प्रिंस। तो जल्दी से आप लोग ये बता दीजिए मॉडर्न प्रिंस कौन थे? एक्चुअली में ये जो है आपके ग्रामसी, उन्होंने मॉडर्न प्रिंस किसको कहा, किसको कहा था, क्या था मॉडर्न प्रिंस? क्या नया मैकियावेली का कोई राजा आ गया था वहां पे, क्या था वो? जल्दी से बताएं, अगर नहीं पता है राइट नो। यस बिल्कुल, वहां की जो पार्टी थी, वहां की जो पार्टी थी जर्मनी की, ठीक है, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको उन्होंने कहा था मॉडर्न प्रिंस, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है डायलेक्टिकल मेटलिज्म, ठीक है। देखिए डायलेक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, एक साथ मैं सब कुछ डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले कि थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मेटलिज्म किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया, बिल्कुल। कार्ल मार्क्स ने थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल, ये जो द्वंद्ववाद का कॉन्सेप्ट है वो किससे लिया? तो ये जो है हीगल से लिया था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कोटेशन आता है, चलिए आप तो काफी कुछ लिख दिए हैं, सही है वो, ठीक है। आगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है डायलेक्टिकल से कि किसने यह कहा कि जो द्वंद्ववाद था वो सिर के बल खड़ा था, हमने उसको पैर के बल खड़ा कर दिया, ऐसा किसने कहा? समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एग्जैक्ट कोटेशन इस टाइप का मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए बिल्कुल, ये मार्क्स ने कहा था। मार्क्स ने क्यों कहा? क्योंकि मार्क्स ने जब ये थ्योरी को लिया, किससे लिया? हीगल से, तब उन्होंने इसके बारे में बात की थी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले ये जो द्वंद्ववाद है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, या सबसे पहले इसको किसने यूज किया था? बिल्कुल, ये तो बात था ही कानू, ठीक है, बिल्कुल। प्लेटो को हम लोग पॉलिटिकल फिलॉसफी के फादर माने जाते हैं, ठीक है। एंड प्लेटो की जो राइटिंग्स थे, ओके बिल्कुल, देखिए ये है कि सुकरात ने सबसे पहले इस आइडिया को दिया था, यानी कि द्वंद्ववाद। आप ये देख सकते हैं कि जितने भी बुक्स हैं, सिर्फ एक बुक को छोड़कर प्लेटो के, वो सारे के सारे संवाद फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। सारे के सारे जो है वो संवाद के फॉर्म में लिखे हुए हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे कितने लोगों ने पढ़ा है हिंद स्वराज? हिंद स्वराज काफी सारे लोगों ने, मुझे पता है स्वैग ने पढ़ा है, श्रद्धा ने भी पढ़ा है, मैं बुक डाला था। चलिए आप लोगों को एक चीज मिला होगा कि हिंद स्वराज जो लिखी हुई है वो डायलेक्टिकल फॉर्म में लिखी हुई है, मतलब उसमें ऐसा लग रहा है गांधी जी किसी से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हो रही है, वहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, ठीक है। यस बिल्कुल, वो उसी को बोलते हैं डायलेक्टिकल मेथड, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो चीज है वो कार्ल मार्क्स, सबसे पहले आपके सोक्रेट ने, उसके बाद प्लेटो ने इसके बारे में लिखा। प्लेटो ने सबसे पहले लिखने में इसको यूज किया, हीगल ने लाया, और फिर कार्ल मार्क्स इसको इंटरप्रेट करते हैं, और फिर हिस्ट्री के बारे में उन्होंने सारी की सारी चीजें दी। अब ये डायलेक्टिकल मेटलिज्म, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी काफी सारी चीजें बची हुई है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आर यू एंजॉइंग? पहले ये बताइए, बिल्कुल यहाँ तक सब कुछ क्लियर है एंड आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, लग रहा है कुछ किस्सा थोड़ा सीख पा रहे हैं, मैराथन जैसे कुछ चीजें हो रही है, क्या ऐसी चीजें है? क्या आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, या मैं सिर्फ? जल्दी से, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। बिकॉज देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक साथ खिचड़ी मिल रही है, ठीक है, आपके माइंड को पूरा फ्लैश रखना जरूरी है, कहां से कौन चीजें आ रही है, ठीक है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। बहुत अच्छा, वेरी गुड, लेट्स गो। अब किसने यह कहा कि जो आपके जेम्स मिल है वो फादर, वो प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी है, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, ये बार्कर ने कहा है, ठीक है। आप सबों को पता होगा कि रिलक्टेंट डेमोक्रेट किसने कहा? जेम्स मिल को, जॉन स्टुअर्ट मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट किसने कहा? सबको पता होगा इसका आंसर, सीएल वेपर। बट ये क्वेश्चन में भी पॉसिबल है कि पता नहीं होगा कि उनको प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी किसने कहा था। तो बार्कर ने यह कहा था, याद रखिए, ठीक है, ओके। किसने यह कहा कि पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वलिटी इज अ माइथ? आपके पास पॉलिटिकल लिबर्टी मिल जाए लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वलिटी मिले ही ना, ये कौन है, किसने यह कहा? तो ये आपके जीडीएच कॉल है, याद रखिएगा। जीडीएच कॉल के बारे में हम लोग कुछ दिन पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया था। ये गिल्ड सोशलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, श्रेणी समाजवाद से रिलेटेड है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग फेबियन सोशलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद
Who called imperialism is the highest stage of capitalism? ये क्वेश्चन 1 2 3 4 बार नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पता नहीं एग्जामिनर को इतना क्यों इंटरेस्ट आता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि imperialism is the highest stage of capitalism, ये किसने कहा? तो ये लेनिन ने कहा था। जल्दी से ये बता दीजिए कि नियो imperialism the last stage of colonialism, नहीं ऐसा था कुछ, नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म, ये किताब किसने लिखा है? आई एम रिपीटिंग, नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म, ये किताब किसने लिखा है? आई एम वेटिंग। नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म, हेनन ने नहीं है, बिल्कुल राहुल एंड रिचा, श्रद्धा, स्वैग, भवेश, कानू, सब लोगों ने सही लिखा। क्वाने एनक्रुमा, ठीक है, जो घाना कथे एनक्रुमा, उन्होंने ये लिखा है कि जो अपना नियो कॉलोनियलिज्म है वो हाईएस्ट स्टेज है इंपेरियलिज्म का, ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग अपने रिवीजन को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, एक साथ सारी चीजें इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। चलिए आगे। अब है कि ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका कॉन्सेप्ट यूएसएसआर में किसने यूज किया था, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि यूएसएसआर बेचारा टूट भी गया, ठीक है। उसमें टोटल कितने रिपब्लिक थे, जल्दी से बता दीजिए। यूएसएसआर कंटेन्स टोटल हाउ मेनी रिपब्लिक, बिल्कुल 15 थे, ठीक है। तो इसको टूटना और ये जो कॉन्सेप्ट है वो मिखाइल गोर्बाचेव ने इसको दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे। प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, प्लेटो, हीगल, मार्क्स को किसने कहा? मैंने थोड़ी पहले डिस्कस किया है, आपके कार्ल पॉपर है, ठीक है। आगे। हु कॉल्ड वॉर इज टू मैन इज व्हाट फीमेल इज टू मैटरनिटी, किसने यह कहा कि जो पुरुष को जो ये युद्ध भाता है वही महिला को मातृत्व भाता है, यानी कि उनकी मां ने, ठीक है। तो ये आपके मेनली मुसोलिनी ने ये टर्म को किया था, मुसोलिनी ने ये वहां के लोगों को एकजुट करने के लिए किया था। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि मुसोलिनी किस ईयर, इन विच ईयर मुसोलिनी केम इनटू पावर इन इटली, इटली में किस साल मुसोलिनी पावर में आए थे? जल्दी से, आई एम वेटिंग। 1920, 1920 नहीं था, कुछ और था, बिल्कुल 1942, इतना आगे नहीं था कानून, क्योंकि पहले मुसोलिनी थे उसके बाद हिटलर थे। हिटलर 1933 थे और जो मुसोलिनी है वो 1922 थे, 1922 थे, ठीक है, याद रखिएगा। 1922। हाँ राहुल, ये तो सबसे अच्छा तरीका है, 90s लास्ट में लगा दीजिए, मतलब 21 22 23 24 25 26 27 28 29 सब कुछ सही हो जाएगा उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था? तो ये आपके वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, याद रखिएगा। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा कि भारत में जो अशांति उत्पन्न हो रही है उसके सबसे खास कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए अब तिलक की जल्दी से इंपॉर्टेंट किताब, द ओरियन, गीता रहस्य, और कौन सी थी? इनकी मैगजीन भी याद आए तो लिख दीजिएगा थोड़ा जल्दी, ताकि जल्दी से पढ़ा जाए। केसरी कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी? आपकी इंग्लिश में, मराठा जो लिखी जाती थी वो इंग्लिश में, और केसरी जो था वो मराठी में लिखी जाती थी, बिल्कुल। किस ईयर, इन विच ईयर, कौन सा ईयर था वो, कौन सा साल था? ये पब्लिशन कब स्टार्ट हुआ? जल्दी से, जल्दी से, पता नहीं, पता नहीं, बिल्कुल। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा कानून, ये बाल गंगाधर तिलक ही है। किस ईयर मराठा और केसरी का संपादन शुरू हुआ था? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। 1881, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मनीषा का जवाब बिल्कुल सही है सर, 1881, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, गणेश उत्सव को भी शुरुआत किया था, कहाँ पे? तो आपके महाराष्ट्र में, जिसका खास मोटिव क्या था? लोगों को एकजुट करना एवं उसके अंदर, उनके अंदर में क्या करना? देशभक्ति को जगाना, ठीक है। इसके बाद लेफ्टिनेंट डेमोक्रेट, ये पहले डिस्कस कर दिया मैंने, और हेजेमनी ये भी डिस्कस कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सिडनी वेब, बिल्कुल वुमेन को भी पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें बहुत मोटिवेट किया गया था राहुल। इसके बाद फेबियन सोशलिज्म से कौन एसोसिएटेड है? तो आगे सिडनी वेब है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, गैब्रियल आल्मंड एंड वर्बा, याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं गैब्रियल आल्मंड एंड वर्बा को, और इनका जो कॉन्सेप्ट है सिविक कल्चर को। सिविक कल्चर को आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, जो आई थी, कब आई थी? 1963। इन्होंने क्या कहा कि एक्चुअली पूरे वर्ल्ड का अगर आप भ्रमण करोगे तो आपको क्या मिलेगा? उन्होंने एक्चुअली 5 देश का एक स्टडी किया, ठीक है, 5 नेशंस का इन्होंने स्टडी किया था, और इन्होंने क्या किया? एक पॉलिटिकल कल्चर को एनालाइज करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने पाया कि जो कल्चर एक्चुअली में होता है वो पेरिफेरल कल्चर, सब्जेक्ट कल्चर और पार्टिसिपेटरी कल्चर होता है। पेरिफेरल कल्चर कैसा कल्चर होता है? ये ऐसा कल्चर होता है जहां पर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे भारत में अगर सेंटलिस, क्या आप लोगों ने नाम सुना है सेंटलिस का? मैंने पहले 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 नाम बताया है सेंटलिस, आप लोगों को बोला था कि देख लीजिएगा गूगल पे जाके। सेंटलिस,
सेंटलीज आज जाकर आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ठीक है, आज जाकर सर्च कीजिएगा। वो भारत में ही रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी कौन है। बिल्कुल आनंद हो शैली है, सर अंडमान निकोबार में लोग रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो वो ऐसे लोग हैं जिनको ना तो पता है, ना मोदी जी के बारे में पता है, ना तो भारत के बारे में पता है, ना तिरंगा के बारे में पता है, ना हमारे सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता है। उनको बस एक ही पता है कि हम खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं। उनको ये भी नहीं पता है हम किस देश में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है पैरोचियल कंसर्न के अंदर में गैब्रियल आलमंड एंड वर्मा ने इसको रखा। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। ये ऐसा पॉलिटिकल कल्चर है जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया, जहां पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करती है, ठीक है, एज ए प्रजा ट्रीट करती है। गवर्नमेंट बोलेगा सबको कि आंख आंख खुला करके सो जाओ, सब लोग आंख खोल के सो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट बोलेगा 3 बजे भोर में उठ के यहाँ आ जाओ, मतलब दे हैव नॉट राइट। वो लोग को डायरेक्टली पॉलिटिकल सोशल बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं होता है, और वो लोग गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज होता है उसमें फीडबैक वो सब वो लोग नहीं देता है, ठीक है। तो ये आपका आता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, जो हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर। ये आपके भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में क्या होता है, जो भी सरकार बनती है हम लोग बनाते हैं, हम लोग सरकार को बनाते भी हैं, सरकार को हटाते भी हैं, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिक भी करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। राहुल लिखे हैं सब्जेक्ट आर कॉन्शियस बट नॉट पार्टिसिपेटेड, ये होगा सर पैरोचियल में। देखिए पैरोचियल में मैं पहले बताया कि पैरोचियल में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट को फॉर्मेशन में, लेकिन बहुत ज्यादा ये लोग एक्टिव नहीं होते हैं, जैसे कि चाइना, जैसे कि आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक है, दे आर नॉट फुली एक्टिव। एंड पार्टिसिपेटरी में क्या होता है, वो एक्टिव होते भी हैं, गवर्नमेंट को बनाते भी हैं, गवर्नमेंट को हटाते भी, ठीक है, सब कुछ, और पब्लिक पॉलिसी को भी एनालाइज करते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, इज इट क्लियर? थोड़ा लंबा मैं बोल दिया यहाँ पे, तो मुझे लगता है कंफ्यूज आप लोग नहीं हुए होंगे। सब्जेक्ट में करते हैं आईडी, सब्जेक्ट में कुछ नहीं करते हैं। सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में करते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। और राहुल अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है कि वो लोग गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में इनएक्टिव या इनडायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि चाइना एंड नॉर्थ कोरिया इसके एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। चलिए आगे। एक इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि जोन ऑफ एक्सेप्टेंस और जोन ऑफ इंडिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, एक को आपके बर्नार्ड ने दिया, दूसरों को हर्बर्ट साइमन ने दिया, सब बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये कौन है पार्शियल में ना जानते हैं ना करते हैं, बिल्कुल श्रद्धा वो तो है ही। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो है जोन ऑफ इंडिफरेंस एंड जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। आप सबको को पता होगा किसने बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, जल्दी से बताएं। हु गेव द नोशन ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी? आई एम वेटिंग। बिल्कुल एक लाइन में जवाब आ रहा है, सर हर्बर्ट साइमन ने दिया, ठीक है, बहुत अच्छा। हर्बर्ट साइमन जब जोन ऑफ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं तो उन्होंने ये कहा कि जो जो भी डिसीजन होता है, सॉरी, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि रेशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, या बाउंडेड रेशनैलिटी में जो भी चीजें होती हैं वो एक जोन होता है, एक ऐसा जोन होता है जहां से हम लोग डिसीजन को ले पाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैठे मान लेते हैं राहुल को बना दिया जाए हमारे भारत का राष्ट्रपति, तो राहुल जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो 100% परफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ ये हो सकता है 99% एक्यूरेट हो, ये हो सकता है 70% एक्यूरेट हो, ठीक है। तो एक जोन क्रिएट हो रहा है, एक जोन क्रिएट हो रहा है जहां पे ये मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हैं उसको बोल सकते हैं बेस्ट बनाने की कोशिश। तो ये जो जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, कौन सा एक ऐसा जोन होगा जहां के डिसीजन होगी वो मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये हर्बर्ट साइमन कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जो चेस्टर बार्नार्ड है वो जोन ऑफ इंडिफरेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं। इनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक है फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और चेस्टर बार्नार्ड एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से उठाकर, और बोल सकते हैं कि बिहेवियरल साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी इन्होंने बनाने की कोशिश की। बिल्कुल फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इनकी इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है वो किसकी है, मॉडल्स ऑफ द मैन किसकी है, ठीक है, ये है आपका हर्बर्ट साइमन का, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ तक सारी चीजें। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु गेव द थ्योरी ऑफ पावर ट्रांजिशन थ्योरी? पावर ट्रांजिशन थ्योरी किसने दिया है?
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पावर ट्रांजिशन थ्योरी एएफ के ऑर्गोन्स्की जो है 1958 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हेजेमोनिक वॉर एंड इंटरनेशनल चेंज, ये जो एक इंपॉर्टेंट बुक है जो है रॉबर्ट गिल्पिन की, याद रखिएगा। हेजेमोनिक वॉर की बात कौन करते हैं एंड इंटरनेशनल चेंज की बात कौन करते हैं, तो रॉबर्ट गिल्पिन करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, टू वे एक्सपेंशन ऑफ पावर, टू वे एक्सपेंशन ऑफ पावर कौन है, तो एंथनी गिडिंस है, याद रखिएगा। द फेडरलिस्ट कौन बुक लिखे हैं, तो जेम्स मेडिसन ने लिखा है, जॉन मेडिसन, जेम्स मेडिसन, मुझे लगता है जेम्स है। क्या तो जल्दी से कोई कंफ्यूज बता सकते हैं, जेम्स है या जॉन है? मुझे लगता है जेम्स मेडिसन है। अमेरिका के थे ये फेडरलिस्ट पेपर, बिल्कुल जेम्स है ये, बिल्कुल यहाँ थोड़ा गलत है। इसके बाद है राइट्स ऑफ द मैन, देखिए दो इंपॉर्टेंट किताब है यहाँ से, ठीक है, आ सकती है। द राइट्स ऑफ द मैन किसने बुक लिखी, तो थॉमस पेन, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट किताब आती है मॉडर्न डेमोक्रेसी, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो लॉर्ड राइस का है, ठीक है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, डी टॉकविले ने ये किताब लिखी है, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से मुझे जल्दी से याद आता है, मैं बार बार इसको रिवाइज कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। किन दो लोगों ने ऐसा माना कि भाई जो लिबर्टी है और जो इक्वेलिटी है वो दोनों एंटीथेटिकल है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, किसने कहा? हु सेड दैट लिबर्टी एंड इक्वेलिटी आर दुश्मन, लाइक एंटीथेटिकल? लॉर्ड एक्टन एंड दी टॉकविले, वेरी गुड, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बाकी जिनको याद नहीं है, जिनके लिए ये चीजें नहीं है, न्यू है, वो याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो डी टॉकविले एंड लॉर्ड एक्टन ने ये बात कही थी, इन्होंने बुक लिखा डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ओके, नेक्स्ट, आगे 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 चलिए। किसने यह कहा कि ब्रिटिश पीएम जो है वो प्राइमस इंटर पेरेस है, यानी कि वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स है? ये कौन कहते हैं, तो ये आपका लॉर्ड मॉर्ले कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में, सीयूटीपीजी पहले नहीं होती थी, बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली कि प्राइमस इंटर पेरेस जो है वो किस देश के किस ऑथोरिटी को कहा जाता है? उसमें अमेरिका था, ब्रिटेन था, इंडिया था एंड समथिंग एक और कंट्री था। तो ये जो है आपका, ये ब्रिटेन के पीएम के बारे में कहा जाता है, याद रखिएगा। लॉर्ड मॉर्ले ने इसको कहा। किसने यहाँ कहा कि ब्रिटेन के जो पीएम होते हैं वो एक सन होते हैं जिसके चारों ओर प्लेनेट जो है वो घूमते रहता है, तो ये एवर्जेनिक कहते हैं। इंटरस्टेलर लूना माइनस कौन कहते हैं, तो ये ऑग एंड जिंक, ये थिंकर है, इन्होंने कहा है। इसके बाद थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किसकी बुक है, तो ये आपके चिलकोटे की बुक है, याद रखिएगा। चलिए, अब आता है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि डब्ल्यू रोस्टो ने कितने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है? अगर याद है, अगर याद है जल्दी से बताएं। याद है वो सारे स्टेज का नाम, तो नाम भी लिख दीजिए। वो कौन कौन से स्टेज थे जिनमें चढ़कर डेवलपमेंट करना चाहते थे डब्ल्यू रोस्टो? जल्दी से, जल्दी से, आई एम वेटिंग। फाइनेंशियल तो ऐसा कुछ नहीं था कानून। प्रिपरेशन, चलिए, आई कैन रिमेम्बर ओनली टेक ऑफ प्री कंडीशन। चलिए चलिए, ओके ओके, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद है, बट थोड़ा थोड़ा याद रहने से काम नहीं चलने वाला है। चलिए, नेक्स्ट आता है, ठीक है, वो है कल्चरल रेवोल्यूशन, ठीक है। कल्चरल रेवोल्यूशन जो है वो किस कंट्री से एसोसिएटेड है, तो ये आपके माओ जेडोंग जो है वो चाइना से एसोसिएटेड है। ये कॉन्सेप्ट 1966 के आसपास में चाइना में लाई गई थी, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो माओ जेडोंग की इंपॉर्टेंट किताब जल्दी से, गुरिल्ला वॉरफेयर, और कौन सी है, न्यू डेमोक्रेसी, और कौन सी है, ऑन प्रोडक्ट्स, ऑन प्रैक्टिस, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन प्रैक्टिस, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, हैमलेट फ्लावर ब्लूम, ये कोई बुक नहीं है मुझे लगता है कानून, ठीक है। गन करके है, गन नहीं है एक्चुअली सविता, वो ये है कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, ठीक है, याद रखिएगा, ये इन्होंने ये कहा है। तो माओ जेडोंग, ठीक है, माओ जेडोंग, चलिए, ओके ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मुझे याद आ रहा है, कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस की इंपॉर्टेंट किताब जल्दी से बता दीजिए। कन्फ्यूशियस की इंपॉर्टेंट किताब, कन्फ्यूशियस, रेड आर्मी का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वहां से चाइना से रिलेटेड। कन्फ्यूशियस जो आपको पढ़ना है, उनके कुछ नहीं है, आपके सीयूटी पीजी में नहीं है, बस यूजीसी नेट में है। आप लोग थोड़ा
सिर्फ सुन लीजिए नाम, ठीक है। कन्फ्यूशियस जो है वो चाइना के एक फिलोसफर हैं। जैसे भारत में हम लोग अरिस्टोटल को पूजा करते हैं, सॉरी भारत में हम लोग विष्णुगुप्त चाणक्य की पूजा करते हैं, मतलब चाणक्य को पढ़ते हैं, चाणक्य को इंपॉर्टेंट जितना स्थान देते हैं, उसी तरह से आपके चाइना में कॉन्फ्यूशियस को माना जाता है। और कॉन्फ्यूशियस ने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, मॉरल एस्पेक्ट को, मॉरल को काफी इंपॉर्टेंट उनकी बुक नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉन्फ्यूशियस सेज आई एम टेलिंग, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। कन्फ्यूशियस सेज, ठीक है, बुक्स ऑफ राइट्स, RITES, बुक्स ऑफ राइट्स, बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिए, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, कॉन्फ्यूशियस सेज, इसके बाद बुक्स ऑफ राइट्स, बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। और एक और है क्लासिक्स ऑफ पोएट्री, एक और है क्लासिक्स ऑफ पोएट्री, ठीक है, क्लासिक्स ऑफ पोएट्री, ये कुछ इंपॉर्टेंट किताब है। मैंने 4 टोटल इंपॉर्टेंट किताब बताई। CUET PG वाले जो लोग हैं वो लोग सिर्फ सुन लीजिए, अगर भुलाया भटका आया क्वेश्चन एग्जाम में तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपके कन्फ्यूशियस जो है वो चाइना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए, बिल्कुल रू स्कूल के फाउंडर थे या आपके चाइना से, काफी सारी चीजें मैं हम अगर सब कुछ डिस्कस करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने ज्यादा चीजें हो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं, ताकि 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 आपके माइंड में एक बार एक नशा सा छा जाए। चलिए बहुत अच्छा, आगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, इसमें मनुस्मृति, कोड ऑफ हिंदू लॉ इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, मनुस्मृति जिसको मनु ने लिखा था, ठीक है। बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस मैंने बताया है। ओके आगे, इसके बाद महाभारत का पॉलिटिकल टेक्स्ट माना जाता है, क्योंकि महाभारत में जो आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा पार्ट है, शांति पर्व, ठीक है, याद रखिएगा। महाभारत में जो शांति पर्व है उसके वजह से महाभारत को आपके पॉलिटिकल टेक्स्ट भी माना जाता है, ठीक है। महाभारत को बिल्कुल, महाभारत में जो शांति पर्व है, शांति पर्व में किसके किसके बीच डायलॉग था, जल्दी से बता दीजिए। शांति पर्व में किसके किसके बीच डायलॉग हुआ था, जल्दी से, आई एम वेटिंग वेटिंग वेटिंग। ये क्या लिखे, युधिष्ठिर एंड भीम, भीष्म, बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा ने पहले लिख दिया है युधिष्ठिर एंड भीष्म। जब युधिष्ठिर युद्ध जीत के जाते हैं, सर सैया पे लेटे रहते हैं आपके भीष्म पितामह, तब ये सारी चीजें बातें होती है। गुरु मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं कैसे शासक बनूं, ठीक है। चलिए इसके बाद आप क्या कहते हैं, लोहिया, 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 जो कि इनको हम लोग मार्क्सिस्ट भी मानते हैं, इनको हम लोग सोशलिस्ट भी मानते हैं, इनको हम लोग गांधीयन थिंकर भी मानते हैं, ठीक है। इन्होंने भारत में सोशलिज्म को अडॉप्ट करते हुए काफी सारी इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, ठीक है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट किताब याद रख सकते हैं, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, लीजेंड डायरी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट किताब 4 टाइप ऑफ सोशलिज्म, बिल्कुल इन्होंने बोल सकते हैं काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। इसमें उन्होंने अंग्रेजी हटाओ, जाति तोड़ो, दाम बांधो, हिमालय बचाओ, इसकी भी कॉन्सेप्ट को इन्होंने आगे मतलब दिया था कि हमें क्या करना है एक्चुअली इंडिया में, ठीक है। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल, मार्क्स गांधी नहीं, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म इनकी नहीं है, नो नो नो, इनकी जो है वह है गांधी सोशलिज्म, गांधीजम एंड सोशलिज्म सर्वोदय, ऐसा कुछ करके है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, ठीक है। गांधीजम सोशलिज्म एंड सर्वोदय, ऐसा कुछ कह रहे हैं, गांधी सोशलिज्म एंड सर्वोदय, समथिंग लाइक दैट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक, मैंने यहाँ पे बाकी जो भी इंपॉर्टेंट बुक है, यस, चौखंबा शासन की भी इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट बाकी जो भी सारी इंपॉर्टेंट किताब है इंडिया से, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द डिस्कोर्सेस ऑन कॉलोनियलिज्म एंड एंटी सेकुलरिस्ट मैनिफेस्टो, द सिविक कल्चर, देखिए फिर से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, मनुस्मृति मनु, रघुवंशम, देखिए ये 3 जो इंपॉर्टेंट किताब है। लास्ट वाली इसको आप लोग बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, रीजन डायरी प्रकाश नारायण, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी 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 सॉरी, रीजन डायरी जो है वो आपका, सॉरी फॉर दैट, रीजन डायरी जो है वो है जयप्रकाश नारायण की। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो आपका है इनका लोहिया की, याद रखिएगा। चलिए मार्क्स गांधी और सोशलिज्म भी लोहिया की है, अच्छा, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, ओके 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 ओके। चलिए अगर ऐसा है तो आप लोग याद, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। बट ये आप लोग बहुत अच्छे, ये अच्छी बात है कि मेरी जो गलती होती है वो आप लोग तुरंत बताते हैं। सर देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि बुक्स जो है ना उनको सब सारी की सारी बुक्स एक बार में याद रख पाना एंड रिकॉल कर पाना थोड़ी सी अपने आप में चैलेंजिंग होती है, कोई नहीं,
मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 इंपॉर्टेंट किताब है, रघुवंशम कालिदास, हर्षचरित्र बाणभट्टा एंड नीति शास्त्र का जो है वो भारतीहरि। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट किताब है, ये इंपॉर्टेंट किताब आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। ओके, ये सारे के सारे मैंने क्लासेस ली है। आई हैव टेकन ऑल द क्लासेस रिगार्डिंग दिस पेज, जैसे कि आइडिया ऑफ इंडिया, सुनील खिलनानी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, चलिए यहाँ से पता नहीं कहाँ से आ गया है बीच में, चलिए जल्दी से, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, पढ़ना प्रधान, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, रॉबर्ट जेनकिन। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट किताब है आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये किताब मैं डिस्कस कर दूं या आगे बढ़ूं, डिस्कस कर दूं या कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ूं, जल्दी से बता दीजिए, जैसा आप लोग बताएं। आगे बढ़ूं कॉन्सेप्ट की तरफ या बुक को डिस्कस करूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, देखिए काफी इंपॉर्टेंट किताब है, जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है। द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, क्रिस्टोफर जाफरॉड, एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पीजेंट्री इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, रंजीत गुहा। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिज्म इन नॉर्थ इंडिया, ज्ञानेंद्र पांडे, रीथिंकिंग वर्किंग क्लास हिस्ट्री, दीपेश चक्रवर्ती। ठीक है, ये सारे क्या लिख रहे हैं, स्लाइड में कुछ शो क्यों नहीं हो रहा? सुषमा एक बार फिर से आप रिज्वाइन कर ले जल्दी से, प्लीज रिज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जो बुक्स है आप लोग इसको याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पहले ये बता दीजिए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? काफी लंबा क्लास हो गया है, 52 मिनट हो गया है, और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीजें बची हुई है। क्या आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो, कभी भी बोर लगे। हर्ष बोल रहे हैं सर सीयूईटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा। हर्ष अगर कोई बात नहीं, नहीं आएगा कोई बात नहीं, बस सुन लीजिए। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए अगर नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा बस माइंड में रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आगे भी इस चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कंबाइंड क्लास ले रहा हूँ, इसे थोड़ा सा मैनेज कीजिए प्लीज कॉर्पोरेट। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन एक आता है वीडियो पैथोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल, देखिए ऐसा सिर्फ सीयूईटी पीजी के सिलेबस में पब्लिक एडमिशन नहीं दिया है, मुझे खुद कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या वो लोग एक्चुअली में सीयूईटी पीजी में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे पब्लिक एडमिशन से कुछ। आई एम रियली सर, ऐसा लग रहा है डिब्बा भरे जा रहे हैं, पता नहीं ढक्कन बंद होगा कि नहीं। नहीं, ढक्कन बंद हो जाएगा, बिल्कुल डीयू में आएगा, बाकी में भी आएगा। ढक्कन बंद करना है, ढक्कन बंद करना है, बट ढक्कन खोल के रिफ्रेश भी करना है। ठीक है, ढक्कन खोल के साफ सुथरा भी करना है। चलिए चलिए, राहुल बोल रहे हैं तो पूरा भर दे दो। चलिए बहुत अच्छा, अब स्टॉप, अब स्टॉप। पॉलिटिकल थ्योरी करवा दो। पॉलिटिकल थ्योरी तो अच्छा, आप क्लास को कंटिन्यू कीजिए हर्ष। पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत सारी क्लासेस मैंने ली है, एंड पॉलिटिकल थ्योरी मुझे लगता है जितना सारी चीजें मैंने ली है वो इनफ है। ठीक है, खैर अगर कोई स्पेशल चीजें होंगी तो मैं दे दूंगा क्लास, मेरी मुझे कोई इशू नहीं। चलिए, एक इंपॉर्टेंट ये आता है कि ब्यूरोपैथोलॉजी, यानी कि पैथोलॉजी आप सबको पता है, पैथो जो है वो तो दवाई का चीज है, मतलब लाइक मेडिसिन होता है। तो ब्यूरोपैथोलॉजी के टर्म को किसने कॉइन किया था? तो विक्टर थॉमसन ने, याद रखिएगा, विक्टर थॉमसन ने टर्म कॉइन किया था ब्यूरोपैथोलॉजी। एक आता है कि रबल हाइपोथेसिस को किसने दिया? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। जल्दी से, चल जल्दी से बताते हैं कि चलिए ये बता दीजिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर की किताब बुक्स बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। मैं बार बार इसको इसलिए पूछता हूं क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आप चाहे जैसे भी आए। एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्यूल, ये कुछ ऐसे थिंकर है जो आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल, साइंटिफिक मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल। ठीक है, और कौन सी है? एटीज रेट सिस्टम। ठीक है, शॉप मैनेजमेंट। यस, वेरी गुड, याद रखिएगा, बिल्कुल ये सारी चीजें याद रखिएगा, बहुत अच्छा। इसके बाद है, देखिए अब यहाँ से प्लीज कंसंट्रेट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे कि टर्म जो है वो किस भाषा से आया है। ठीक है, प्लीज लिसन। और टर्म जो है वो किस भाषा से आया है, जैसे कि लिबर्टी कौन सा भाषा से आया है? लैटिन टर्म से आया है। सॉवरेनिटी लैटिन टर्म से आया है। ठीक है, आपके बजट जो है फ्रेंच टर्म से आया है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेजिस्लेचर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेक्स। ठीक है, जो टर्म है लेजिस्लेचर, ये आपका लैटिन वर्ड लेक्स से आया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है लिबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म लिबर, दैट इज योर लैटिन टर्म। सॉवरेनिटी जो है वो सुपर एनस टर्म से आया है, याद रखिएगा। जल्दी से बता दीजिए किस थिंकर ने एक्सटर्नल सॉवरेनिटी एंड इंटरनल सॉवरेनिटी के बीच में डिफरेंशिएशन किया था? मैं जान से पूछ रहा हूं बीच में ताकि आप लोग का ध्यान
क्लास में रहे। बोथ इन ऑस्टिन, नहीं नहीं नहीं, नो वन हैज गिवन टिल नाउ, श्रद्धा, श्रद्धा डॉट यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो जल्दी से कोई और आंसर करना चाहते हैं? एक्सटर्नल सोवेरिटी की बात किसने की थी? बर्थ, नो नो, बिल्कुल भवेश एंड वन मोर, श्रद्धा ने सही आंसर दिया, ह्यूगो ग्रोटियस। ठीक है, ह्यूगो ग्रोटियस। मुंह में नहीं आ रहा है, चलिए पेट में है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। तो एक्सटर्नल सोवेरिटी या इंटरनल सोवेरिटी का भी जो डिफरेंशिएशन जो किया था, या बोल सकते हैं एक्सटर्नल सोवेरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है आपके ह्यूगो ग्रोटियस ने दिया था। ये बता दीजिए कि इंटरनेशनल लॉ, ये जो फ्रेज है, टर्म है, इसको किसने कॉइन किया था? हु कॉइन्ड द टर्म इंटरनेशनल लॉ? इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ टर्म को किसने क्वाइन किया था? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बेंथम ने क्वाइन किया था। ठीक है, बेंथम ने क्वाइन किया था, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए तो ये जो आपका बजट है, बजट जो है वो फ्रेंच टर्म से आया है, भूलिएगा मत। ठीक है, ओके। पॉलिटिकल पार्टी इज वैनगार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसने टर्म दिया था? तो ये आपके लेनिन ने दिया था, आप सबको पता होगा। एंड किसने यह कहा, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आपके माइंड में सिर्फ सुन लीजिए, स्क्रीन देखना बंद कर लीजिए। एक ऐसे थिंकर है जिन्होंने यह कहा है कि अमेरिका में दो पॉलिटिकल पार्टी देखने को तो मिलती जरूर है। वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो दो शराब की बोतल के जैसा है। दोनों में, शराब की बोतल में जो ऊपर में स्टिकर लगा हुआ है, वो सिर्फ स्टिकर अलग अलग लगा हुआ है, लेकिन दोनों के अंदर में जो वाइन भरे गए हैं वो एक ही है। मतलब दोनों दिखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, दोनों के जो कंपोनेंट है, वो लगभग एक सी है। ये बात कौन करते हैं? तो ये जेम्स वाइस कहते हैं अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो जल्दी से बता दीजिए अमेरिका में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है? दो ही पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन लड़ती है, जल्दी से बताएं। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट, बिल्कुल। कंजर्वेटिव पार्टी नहीं है, श्रद्धा, देखिए श्रद्धा ने गलत किया है, श्रद्धा ने गलत किया है, याद रखिएगा। आपका कंजर्वेटिव नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा। रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेट पार्टी। अभी जो है आपके प्रेसिडेंट वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी से हैं? अभी जो है वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी से हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी है वो कौन से हैं? चलिए आप लोग देख लीजिएगा फिर। आप लोग कंफ्यूज है, डेमोक्रेट, मुझे लग रहा है कि रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रम्प थे, रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रम्प थे। ठीक है, जो बिडेन जो है वो आपके डेमोक्रेट से हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपके जेम्स ब्राइस ने कही थी, बिल्कुल याद रखिएगा। रिपब्लिकन से आपके वो थे मतलब क्या नाम उनका, वो थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ अजनबे से सवाल और अजनबे से कॉन्सेप्ट। इंटरनेशनल अफेयर आर इनहॉस्पिटेबल टू लिबरलिज्म, ये किसने कहा? किसने यह कहा कि एक्चुअली एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो इंटरनेशनल अफेयर को कभी स्वागत नहीं करता। मतलब इंटरनेशनल अफेयर जो है उसको बोलता है बस वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो इन हॉस्पिटल टू लिबरलिज्म। तो ये बात आपके हॉफमैन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। स्टैनली हॉफमैन ने क्या कहा, आपके जो मॉर्गनथाउ है उनको, उनके थ्योरी को क्रिटिक किया। ही क्रिटिसाइज्ड सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म एंड ही सेड दैट सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म इज लाइक पावर मोनिज्म। वो कैसा है? वो शक्ति अद्वैतवाद है। मतलब वो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ और सिर्फ शक्ति को लेकर जन्म लेता है और शक्ति को लेकर मरता है। मतलब पावर इज ऑल एंड नथिंग आउटसाइड द पावर। ठीक है, याद रखिए, बिल्कुल पावर मोनिज्म, बिल्कुल याद रखिए। आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हॉफमैन कौन थे? हॉफमैन पॉलिटिकल थिंकर थे। हॉफमैन कौन थे? आप गूगल एक बार कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वो यूनिवर्सिटी एंड कंट्री। ठीक है, याद रख लीजिएगा। बट इतना याद रखिए, हॉफमैन जो है वो आपके मॉर्गनथाउ के प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म को क्रिटिक किया है एंड पावर मोनिज्म कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे ये जो एक क्वेश्चन आता है कि कैसे ऑल मॉडल पार्टी सिस्टम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ये आपके आता है ऑटो किचैमर। याद रखिएगा, ऑटो किचैमर ने कैसे ऑल मॉडल पार्टी सिस्टम की बात की। मैंने क्लास के दौरान इसको बताया था, जल्दी से बताइए कि किस के बारे में या किस पोजीशन के बारे में, किस स्टेट के बारे में इन्होंने ये कहा। या तो ऑटो क्रिचैमर ने जो स्टडी किया था वो किस जगह का स्टडी किया था? आफ्टर दैट ही प्रोपोनेड हिज थ्योरी कैच ए ऑल मॉडल पार्टी सिस्टम। अगर याद है राइट यस द नेम, अगर नहीं पता है राइट नो। यूएसए, अमेरिका, हाँ पता है, सब लोग अमेरिका ही जाएंगे घूमने, सब लोग अमेरिका जाएंगे घूमने, सब लोग, क्योंकि अमेरिका ही सब कुछ होता है। चलिए 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 चलिए
चलिए कोई बात नहीं, जिनको याद नहीं है याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्ट वेस्ट यूरोप। ठीक है, जो वेस्टर्न यूरोप था, वेस्टर्न यूरोप था, वेस्ट जापान भी नहीं है, जापान भी नहीं है, वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, जो आपका वेस्टर्न यूरोप मतलब वो यूरोप जो पहले मतलब कोल्ड वॉर के खत्म होने से पहले जो यूरोप था, वेस्टर्न यूरोप, उसके बारे में उसको इन्होंने स्टडी किया। ठीक है, याद रखिएगा। मुझे मैं क्लास के टाइम में बताया हूँ, क्या आप लोग भूल गए? मैंने क्लास में और कैच ऑल मॉडल पार्टी सिस्टम डिस्कस किया था, किन्हीं को याद है? इफ एनीवन रिमेंबर, मैंने कुछ ऐसा डिस्कस किया था, कुछ याद आ रहा है किसी को? भूला भटकाया? बिल्कुल मैंने बताया था, याद कीजिए। ठीक है, चलिए आगे। लेकिन थोड़ा सा भूल गए था, तो एग्जाम में थोड़ा सा मत भूलिएगा। एग्जाम में आपको या तो भूलना होगा तो पूरा भूलिएगा, नहीं तो आधा भूल मतलब मतलब पूरा याद रखिए। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है नहीं जानने से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। काला पानी डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है? तो इंडिया एंड नेपाल के बीच में है। ठीक है, याद रखिएगा। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है? तो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में है। काला रन ट्रांसपोर्ट इंडिया एंड म्यांमार के बीच में हुआ था। 2+2 डायलॉग इंडिया जापान के बीच में हुआ था, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी एंड डिफेंस आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है रोहित? चलिए आगे 2+2 डायलॉग जो है वो है इंडिया एंड जापान के बीच में होता है, जो आपका सेक्रेटरी एंड फॉरेन डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं। वॉशनर एग्रीमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो ही किसमें जा इंडिया एंड नेपाल काला पानी क्वेश्चन आया था नेट में? बिल्कुल आता है। देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आते रहेंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। हाँ, एक आता है सर क्रिक डिस्प्यूट। सर क्रिक डिस्प्यूट किसके किसके बीच में, जल्दी से बता दें। दिखेगा नहीं आपको यहाँ पे? सर क्रिक डिस्प्यूट किसके बीच में है? बिल्कुल इंडिया एंड श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है। ठीक है, याद रखिएगा, श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है। ठीक है, पाक की संधि, पाक की संधि जो है वो यहाँ है। बिल्कुल, सर क्रिक जो है वो आपके गुजरात के पास में एक दलदली एरिया है, वहां के बारे में कहा जाता है। और ये आपका रेड क्लिप लाइन भी है। बिल्कुल, चलिए रेड क्लिप तो है ही। जिन्होंने क्या किया, इंडिया एंड पाकिस्तान को बांट दिया, जैसे एक व्यक्ति को दो टुकड़े में बांट दिया जाता है। चलिए वो लोग तोड़ के चले गए, बहुत गलत किया उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमैनुअल कांट परपेचुअल पीस, इनकी काफी इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, इनकी और इंपॉर्टेंट किताब है, जल्दी से बता दें। इमैनुअल कांट की, इमैनुअल कांट वो डिस्प्यूट की बात नहीं है वहां पे। ठीक है, वो एक्चुअली लाइन है, बॉर्डर है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ इमैनुअल कांट की किताब जल्दी से याद है? कितना याद है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, बिल्कुल। और सिस्टम ऑफ लॉजिक नहीं है, नो नो नो, सिस्टम ऑफ लॉजिक इनके नहीं है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट, बिल्कुल क्रिटिक ऑफ जजमेंट। परपेचुअल पीस, ठीक है, याद रखिएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट किताब याद रखिएगा। मेटाफिजिक्स करके भी एक इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत अच्छा। हिपोक्रेटिस की इंपॉर्टेंट किताब है ऑन द लॉ एंड वॉर ऑफ पीस। माइकल वॉल्जर काफी इंपॉर्टेंट किताब लिखते हैं। ठीक है, जिनका किताब का नाम है स्फेयर्स ऑफ जस्टिस एंड ही टॉक अबाउट ऑन जस्ट एंड अनजस्ट वॉर। ठीक है, इन्होंने जस्ट वॉर एंड अनजस्ट वॉर के बीच में बात की है। पटेल बोला है सर क्लास कब तक होगी? आप लोग जब तक बने रहेंगे मैं क्लास लेते रहूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे सर क्लास खत्म, मैं भी क्लास खत्म कर दूंगा। तो क्या क्या जाए? यस, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी भी इनकी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी भी वॉल्जर की। क्योंकि वॉल्जर ये कहते हैं, ठीक है यार सुन लीजिए थोड़ा सा। वॉल्जर ये कहते हैं, ठीक है, कि आपकी जो इक्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि जो आपके थिंकर ने कहा कि जॉन रॉल्स ने कहा कि इक्वालिटी सबके ऊपर एक समान लागू कर दी जाए। दिस इज नॉट करेक्ट। आपके जो मेल है उसके साथ कुछ कंडीशन अलग हो सकते हैं, जो फीमेल है उसके साथ अलग हो सकते हैं, जो अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय जो है, हर किसी के लिए इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट होगा वो अलग अलग होगा। बिल्कुल, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वॉल्जर नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा कुछ। कॉम्युनिटेरियन थिंकर, बिल्कुल ये कॉम्युनिटेरियन थिंकर भी है। बिल्कुल। अब है जॉन मर्सियमर। ठीक है, इनकी काफी इंपॉर्टेंट किताब है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, याद रखिएगा। बिल्कुल, इन्होंने किसकी कॉन्सेप्ट दी? ही टॉक अबाउट ऑफेंसिव रियलिज्म। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग पढ़ लेते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म के बारे में। क्या मैं डिस्कस कर दूं? क्या मैं डिस्कस कर दूं ऑफेंसिव रियलिज्म क्या कहता है, डिफेंसिव रियलिज्म क्या कहता है? ओके, बहुत अच्छा। चलिए ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिसन केयरफुली। देखिए, किनिथ वॉल्स ये कहते हैं कि भाई तुम ये जो अपने घर में वेपन्स और ये जो अपने पावर को बढ़ा रहे हो, ठीक है, ये इसलिए बढ़ा रहे हो क्योंकि तुमको सुरक्षा की जरूरत है। यानी कि तुम अपने स्टेट को डिफेंस करना चाहते हो, अगर बाहरी आक्रमण से बचाना चाहते हो।
ठीक है, ये बात आपके कौन कहते हैं, केनेथ वॉल्स कहते हैं। केनेथ वॉल्स क्या कहते हैं, एक्चुअली ये पूरा जो वर्ल्ड है उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि सारे वर्ल्ड जो है एक दूसरे से डरते हैं, स्टेट ऑफ एनार्की है, एंड सारे जो आपके स्टेट है वो अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। तो ये है आपका डिफेंसिव की बात, इसलिए यहाँ पे आता है डिफेंसिव रिलीजन की बात। अब आते हैं आपके जॉन मर्सियमर। जॉन मर्सियमर क्या कहते हैं, नहीं केनेथ वॉल्स ऐसा बात नहीं है। आज के एक्चुअली वर्ल्ड में क्या बात हो रहा है कि जितने भी कंट्री है वो ये चाहते हैं कि हम अपना डोमिनेशन दूसरे के ऊपर बनाने के लिए, ऑफेंस करने के लिए, ठीक है, दूसरे के ऊपर कब्जा करने के लिए हम अपने पावर को बढ़ाएंगे। यानी कि अमेरिका जो आज कर रहा है, चाइना जो आज पूरे वर्ल्ड में पावरफुल बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है ताकि वो दूसरे कंट्री में डोमिनेशन बना सके। तो क्या क्लियर है यहाँ तक? क्या समझ पाए न्यू रियलिज्म में दो इंपॉर्टेंट थिंकर? समझ पाए? मैं कोशिश किया समझा दूं, समझ पाए? समझ पाए? चलिए याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड में भी स्टेटमेंट दे दे आपसे, ठीक है, स्टेटमेंट में भी आपसे दे दे, तो इसलिए याद रखिएगा। चलिए आगे, डेविड हेल, इन्होंने बुक लिखा मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इसके साथ साथ कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी एंड एजेंडा फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, याद रखिएगा। मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी की बुक है डेविड हेल की। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी द थ्री ट्रेडिशन, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। मार्टिन राइट ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी, इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी द थ्री ट्रेडिशन, मार्टिन राइट, ठीक है, याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बुक है नेशनल इंटरेस्ट, जोसेफ फ्रैंकल। जोसेफ फ्रैंकल ने इंपॉर्टेंट किताब लिखी, इसका नाम है नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, ओके। एक इंपॉर्टेंट थिंकर थे जिन्होंने यह कहा कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशन में होता है वो नेशनल इंटरेस्ट की वजह से ही होता है। किसने यह कहा था? Who said that national interest is the key of international behavior? Something like that. मॉर्गन थाउ, बिल्कुल मॉर्गन थाउ थे, याद रखिएगा, मॉर्गन थाउ ने ये कहा। अच्छा, किसने यह कहा कि आपके जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो एक्चुअली स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी है? Who said that a study of international relation is nothing but studying foreign policy? ये किसने कहा है? देखते हैं। नहीं, नेहरू नहीं है, इंडियन कोई नहीं है, इंडियन कोई नहीं है, इंडियन नहीं है, बीबी डाइक नहीं है, नाई भी नहीं है। चलिए एक दो और तुक्का लगाइए जल्दी जल्दी, फिर मैं बताता हूँ आंसर। फेलिक्स ब्रॉस, याद रखिएगा, याद रखिएगा, फेलिक्स ब्रॉस, ठीक है। आप जाके सर्च कीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिए, FELICS फेलिक्स ब्रॉस, ठीक है। जोया हसन नहीं है, जोया हसन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं पहले बताया कि इंडियन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फेलिक्स ब्रॉस जो है वो ये कहते हैं कि एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। अब इसके बाद है एसेंशियल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, एक मिनट पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ, काफी कुछ एक्सप्लेन करके आ गए हैं। चलिए, ओके। अब है इसेंशियल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये बुक है आपके कैरन ए मिग्राइट की। कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, स्टैनले हॉफमैन की किताब है, याद रखिएगा। इंपेरियलिज्म ए स्टडी, ये जॉन हॉब्सन की है। जस्ट एड बेलम जो कॉन्सेप्ट है, और जस्ट एड बेलू जो है, वो दोनों आप लोग याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जस्ट एड बेलम जो है ये कहता है, ठीक है, कि आपका जो युद्ध जो हो रहा है वो अच्छे से हो, लाइक उसमें आप इन ह्यूमन प्रैक्टिस ना करें, ठीक है, इन ह्यूमन प्रैक्टिस ना करें। और जस्ट इन बेलो जो है उसमें मतलब ये कहा जाता है कि जो आप वॉर स्टार्ट करने वाले हो उसके लिए राइट रीजन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया का कोई गाय जाके पाकिस्तान में ठीक है, ओके। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? लगता है मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एम आई ऑडिबल? प्लीज जल्दी बता दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे है G7, G7 आपके फॉर्मेशन, ठीक है। G7 ग्रुप जो है जिसमें टोटल डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, जिसमें कौन कौन से कंट्रीज है जल्दी से बता दीजिए। G7 कौन से कंट्रीज है, जल्दी से रिवीजन, क्विक रिवीजन। G7 में कौन कौन है? यूएसए है, बिल्कुल यूएसए है, और कनाडा भी है। चलिए कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मैं कुछ दिन पहले इसको बताया हूँ। इटली, यूके, फ्रांस, चलिए वहां से भी 3 हो गए। और कौन है? ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चलिए मैं तो पढ़ा ही नहीं,
चलिए थैंक यू हर्ष, आपने बता दिया। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए मेरा मेन जो पर्पस है वो यही है कि आप लोग रिवाइज कर ले, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे यूएसए, कनाडा, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली ये सारे हैं, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी को लेकर कुछ दिन पहले क्लास में कंफ्यूजन हुआ था, कुछ लोग बोलते थे 1991, कुछ लोग बोलते थे 1992, बट द करेक्ट आंसर इज 1992, ठीक है। 1992 में आपका लुक ईस्ट पॉलिसी आया था पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के टाइम, ठीक है। ओके, जल्दी से बताइए गुजराल डॉक्ट्रिन किस ईयर आया था? इन विच ईयर गुजराल डॉक्ट्रिन वाज केम? गुजराल डॉक्ट्रिन कब आया था? बिल्कुल 1996 में आया था, याद रखिएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 1996 सर 1996 का वो साल था जब गुजराल कौन थे उस समय? फॉरेन मिनिस्टर थे, और उन्होंने दिसंबर के महीने में इस थ्योरी को दिया था, ठीक है। ओके, सेकंड डेमोक्रेट का सर योगेंद्र यादव बताया, और गांधी पॉलिटिकल फिलोसफी रामचंद्र गुहा, ये भी याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट फेडरल स्ट्रक्चर, हाँ ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए आप लोग अपने स्लाइड पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाते हैं, जैसे भुलाया भटका कोई पहुंच जाता है इस जगह पे। आप सबों को पता है आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया जो है वो फेडरेशन नहीं है। इसको लेकर कुछ थिंकर्स के दिमाग में कुछ कुछ खटकता है, और वो लोग क्या बोलते हैं, कैसी भी ये बोलते हैं भाई इंडिया जो है वो अर्धसंघीय है, कैसी फेडरल क्वासी फेडरल है। पॉल एच अपलबी क्या बोलते हैं, ये जो है एक्सट्रीमली फेडरल है। मॉरिस जॉन्स क्या बोलते हैं, ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। इसके बाद आइवर जेनिंग क्या बोलते हैं, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, ठीक है, याद रखिएगा। आइवर जेनिंग ये बोलते हैं फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, एंड ग्रैंडले ऑस्टिन ये कहते हैं, ठीक है, लाइक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको यहाँ पे 5 से 6 टर्म मैंने दिया है, याद रखिएगा, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। होल्डिंग टुगेदर इंडिया को, कमिंग टुगेदर, बिल्कुल यूएसए को कमिंग टुगेदर बोला जाता है, क्योंकि यूएसए का जो फॉर्मेशन हुआ था वो सारे एक जगह आए थे, बोले थे कि मुझे अपने अपने में रख लो, एक साथ यूनाइट हो जाए, इसलिए उसका नाम भी है, नाम से ही पता चलता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लाइक वहां पे अलग अलग लोग थे, सारे सारे एक दूसरे से यूनाइट हुए, एक दूसरे को सारे मिल गए, ठीक है, तो वो लोग कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, और इंडिया जो है उसको होल्डिंग टुगेदर कहा जाता है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इज इट क्लियर टिल नाउ? चीजें समझ में आ रही है? मेहनत काम कर रही है? मेहनत रंग लाएगी, यस और नो? क्या हमारी आपकी मेहनत रंग लाएगी? देखिए वेरी मच, लाएगी 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 लाएगी, बहुत लाएगी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्लाइड और बचे हुए हैं, ठीक है, ज्यादा देखिए जिनको जाना था। स्वैग बोल रहे हैं पता नहीं क्यों। स्वैग आपको क्यों नहीं पता है? आज एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए इसलिए क्या? नॉट कॉन्फिडेंस, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, बट आपका काम है अपने कर्मों पर विश्वास रखे, फल की चिंता मत करें। बी बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू योर कर्मा, ठीक है। हर लोगों से मैं यही कहता हूं कि अपनी कर्म पे विश्वास रखे, अपनी मेहनत पे विश्वास रखे, मेहनत तो रंग लाती है, हाँ ये जरूरी, ये हो सकती है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेहनत तो रंग लाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु टॉक अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीस? देखिए ये क्वेश्चन एक अजनबी सा है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, आ सकता है। जॉन गाल्टुंग जो है ये आपके नॉर्वे के एक फिलोसफर है, इन्होंने ये कहा कि भाई जो पीस होता है वो नेगेटिव पीस होता है, पॉजिटिव पीस होता है, उन्होंने पीस के बीच में दो डिस्टिंक्शन किया। इसके बाद जॉन गाल्टुंग जो है इन्होंने स्ट्रक्चरल वायलेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, याद रखिएगा। ही ऑल्सो एनटीए बहुत ही डेंजरस है, ये क्या है सुषमा, क्या लिखे हैं? हाँ, हु टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल वायलेंस, तो ये जॉन गाल्टुंग जो है वो आपके स्ट्रक्चरल वायलेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं। एनटीए डेंजरस नहीं है, डेंजरस आपको बनना है, ठीक है, आपको इतना डेंजर बनना है कि एनटीए वालों को कंफ्यूज कर दे आप फुल में फुल स्कॉल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट किताब द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड, टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रैंक मेलनी। जल्दी से बता दें ये बुक किस ईयर आई थी? टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस ईयर ये बुक आई थी? मिनो ग्रुप पर्सपेक्टिव, ये किस ईयर ये बुक आई थी? परपेचुअल पीस ए फिलोसफिकल अप्रोच, इमैनुअल कांट की बुक है। डिस्कशन ऑन आर्ट एंड साइंस, रूसो। इमाइल सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की किताब है। देखिए कुछ लोग 1968 लिख रहे हैं, कुछ लोग 1971 लिख रहे हैं, मुझे कंफ्यूज कर दीजिएगा क्या आप? चलिए जल्दी से, कोई नहीं, बी पार्टिसिपेट, योर पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए तो ये कॉन्फ्यूजन अभी खत्म हो जाएगा। 1968 में होता है आपका फर्स्ट मिनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस,
चेयर करते हैं द्वाइट वॉल्डो। इसके बाद इसकी रिपोर्ट आती है 1971 में, जिसको पब्लिश करते हैं फ्रैंक मेरिली ने अंडर ए लाइक टाइटल, जिसका नाम होता है टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव। याद रखिएगा, ये 1971 में ये किताब आती है। 1968 में आपकी होती है फर्स्ट मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है वो 3 साल बाद आती है 1971 में मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस, इससे रिपोर्ट जो है फ्रैंक मेरिली के द्वारा। ठीक है, क्या आप क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कभी भी। बिल्कुल, सेकेंड मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस जो है 1988, ठीक है, और थर्ड जो है 2008 में हुआ थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है, यहाँ तक मैंने सारी चीजें बता दी है। चलिए, तो क्या अभी तक किसी को कुछ पूछना है? क्या है पॉजिटिव पीस, नेगेटिव पीस क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दूं 1-2 मिनट या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ा जाए? सर अब रहने दीजिए, अब काफी है इतना एक्सप्लेन। ओके, चलिए चलिए चलिए, मैं ठीक है, मैं आज यहीं तक रुकता हूँ। ठीक है, चल कर दीजिए एक्सप्लेन। चल ठीक, देखिए, आप सबों को पता होगा सर शांति कौन है, तो आप सबों को पता होगा सर शांति नाम की एक लड़की तो स्कूल में होती थी, बट शांति यहाँ पे लड़की नहीं है। शांति पीस का मतलब क्या है, जो एक्चुअल में पीस यानी कि हमारे पास जो एक पीसफुल माहौल होता है। ठीक है, तो जॉन गोल्डन ये कहते हैं कि पीस 2 तरीके की हो सकती है। ठीक है, पीस 2 तरीके की हो सकती है। एक होती है आपकी नेगेटिव पीस। मान लेते हैं कि आप सीरिया में हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप सीरिया में हैं और वहां पे रेगुलरली युद्ध का खतरा बना हुआ है। ठीक है, आप हमेशा डरे डरे हैं, लेकिन वहां पे ये है शांति है, मतलब लोग खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि आईएस वाला कभी भी आके वो डिस्काउंट से गोली मार देंगे। ठीक है, ऐसा समथिंग लग रहा है। अब एक आप इंडिया में रह रहे हैं, एक या तो आप अमेरिका में रह रहे हैं, लाइक यू आर फुल्ली गेटिंग योर पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट, कल्चरल राइट, ऑल राइट्स, एंड यू आर मेंटली फिजिकली आप हर तरीके से प्रिपेयर्ड हो, एंड यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट हम 12 बजे रात भी कहीं चल जाएंगे ना, वो कोई डर नहीं है। मतलब एक जगह आपकी डर है, एक जगह डर नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जहां पे डर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? वहां पे पीस तो है, दोनों जगह पीस है, लेकिन जहां पे डर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? जल्दी से बता दें। नेगेटिव है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेगेटिव पीस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहते हैं जॉन गोल्डन कि काफी सारी कंट्रीज ऐसे होती है जहां पे पीस तो होती है, लेकिन पीसफुल कंडीशन जो है वो नहीं होती। पीसफुल कंडीशन जो है वो नहीं होती है। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि आप जिस कंट्री में बिलीव रहते हो, जैसे इंडिया में, ठीक है, इंडिया में आप रहते हो, लेकिन आपको कॉमनल वायलेंस जैसी डर जो है आपको कभी कभी खतरा देखने को मिलती है। तो ये जो चीज है, ठीक है, ये जो चीज है, ये इसी को लेकर डिफरेंशिएशन जॉन गॉल्टन करते हैं। ठीक है, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है स्ट्रक्चरल वायलेंस। स्ट्रक्चरल वायलेंस में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 मिनट। जॉन गॉल्टन ये कहते हैं कि कोई जरूरी है वायलेंस जो हो वो आपको गोली और तोप और बंदूक से मारा जाए, आपको बम से उड़ाया जाए। वायलेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अगर घर में एज ए बेटी जन्म दिए हो तो आपको बचपन से बॉयज एंड गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता हो, लड़कों को स्कूटर दिया जाता है, स्कूटी दिया जाता है, तो लड़कियों को सिर्फ घर में रोटी बनवाया जाता है। हो सकता है ऐसा किया जाता होगा कि लड़कों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है, लड़कियों को नहीं भेजा जाता है। तो इसके साथ साथ इस तरह की जो भी चीजें हो सकती है वो पॉसिबल है। तो क्या आपको लगता है कि ये वायलेंस है? अगर आप स्कूल लड़कियों को अगर स्कूल भेजना नहीं भेजा जा रहा है, लोगों के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो क्या एक वायलेंस है? आप सबको क्या लगता है, क्या यस मेंटल? ठीक है, इसके साथ साथ इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम मानते हैं कि इंडिया में मान लेते हैं हिंदू मुस्लिम, इंडिया में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसा कॉन्सेप्ट है। अब क्या है इंडिया में कि जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो सारी की सारी ऐसी पॉलिसीज बनाए जो सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी क्लास को के लिए हो, माइनॉरिटी को इग्नोर कर दे। तो क्या आपको लगता है कि वहां पे स्ट्रक्चरल वायलेंस की जा रही है? क्या आपको लगता है कि वहां पे स्ट्रक्चरल वायलेंस होगी? ठीक है, तो इसी तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जॉन गाल्टोन कहते हैं। इनके 2 इंपॉर्टेंट किताब है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सब क्लास को एंजॉय किए होंगे। अब और भी बाकी 6 स्लाइड बचे हुए हैं, बट मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। एंड आप लोग से मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्या ये क्लास बेनिफिट लगी? क्या क्लास आप लोग बस थोड़ा सा बता दीजिए सर, ऐसे क्लास हो सकते हैं लास्ट में रिवीजन मोड में मतलब लगातार, या क्वेश्चन आंसर वाले? ठीक है,
एकदम फटाफट रिवीजन सर, हम रात भी कर सकते हैं रिवर। नहीं 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 श्रद्धा, मुझे भी खाना खाना है, मुझे भी सुना है, अब करवा दिए। ओके चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सीखते रहे, मुस्कुराते रहे, रात भर नहीं जग के पढ़ाई करना है, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए चलिए बहुत अच्छा। तो आई होप फिर से हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। एंड और कुछ भी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मीट अगेन। पीडीएफ चाहिए विश्वजीत, पीडीएफ सारी की सारी तो मिल ही जाती है, इसमें पूछने की बात तो है ही नहीं। मैं पीडीएफ तो दे ही देता हूँ, सारी की सारी दे दूंगा पीडीएफ, ठीक है। आई विल अपलोड ऑन द पोर्टल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी। एंड सीखते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, जय हिंद। सुषमा पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ तो आपको वहीं में मिलती है, क्लासरूम में मिलती है, स्टडी जो मटेरियल है उस सेक्शन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है, स्टडी सेक्शन में। थैंक यू नोमन, आई होप आप क्लास को एंजॉय किए होंगे, हालांकि आपने क्लास में कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं किया, कोई नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू।